A very good morning to my ninth class. Yesterday we started the first chapter of first unit of history. So this is the first chapter, French society during the late 18th century. I revise you within 2 minutes. Uh, we only discuss about the French society in the whole chapter, because if you don't understand what is the formation of society in France or what was the problem behind that, we never understand what was the result of revolution. जो रिवोल्ट हुआ था वहाँ पे, हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो फ्रेंच रिवोल्ट क्यों हुआ था. So this is to be understand what is French society formation, what are the problems, and what were the tax problems at that time. So these are the three estates. First is clergy, second is nobility person, third is also divided into three sections, that is big businessmen, merchants, court officials and lawyers. Second one is peasant artisan, and the most poor and most hardworking small peasant, landless laborers, servants. And you also know about the society as how much tax was imposed on the peoples. As you know, peasant made up 90% of the population, and only a number of them owned the land they cultivated. मतलब 90% population किसान की ही थी, peasants की थी, बट एक उनमें से भी 90% में बहुत छोटा नंबर सिर्फ अपनी ज़मीन को कल्टीवेट करता था. एंड 60% लैंड नोबल्स के पास थी, चर्च के पास थी, और जो रिच मेंबर थर्ड स्टेट्स के, है ना, जो थ्री डिवाइड ग्रुप्स में डिवाइडेड थे ना थर्ड स्टेट्स के लोग, उनके पास उस तरह की ज़मीन है. तो जो मेंबर फर्स्ट टू स्टेट्स के हैं, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, वो इस तरह के सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं. वो किसी भी तरह के टैक्स को पे नहीं करते हैं, वो किसी भी तरह का इस तरह का हार्ड वर्क नहीं करते हैं, एंड दे ओनली enjoyed the all benefits behind the state. So ऐसा ही कुछ बहुत सारा हाल वहाँ के राजा का था. Okay, then you know about the church and their taxes. First is tithe. Tithe is levied by the church, comprising 1/10 of the agriculture produce. What the peasants or farmers produce in their field, or in the field of feudal they have to be paid 1/10 of their producing whatever the amount. जो भी पूरा उन्होंने अमाउंट प्रोड्यूस किया है उसमें से 1/10 एग्रीकल्चर के तौर पे वो चर्च को देना होता था. एंड थर्ड एस्टेट्स ही सिर्फ पे टैक्स करती थी, है ना. और एक लास्ट टैक्स था टाइल, जो इनडायरेक्ट टैक्स की तरह था, और ये डायरेक्टली पे होता था स्टेट को. ओके, सो दिस इज़ द रिवीजन. एंड वन मोर थिंग, यू नो एवरीडे कंजम्पशंस लाइक सॉल्ट एंड टोबैको, जो बेसिक्स नीड्स थी वहाँ पे, उस पे भी इस तरह के बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे. अब आप सोच सकते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से हालात होंगे कि वो नमक जैसी और तंबाकू तंबाकू की बहुत सारी चीज़ों की खपत होती है, एज अ नॉर्मल भी खाते हैं लोग, उस पर भी टैक्स लगा रखा था. नमक पे तो कौन लगाता. ये नमक वाली जो कहानी आप है ना, ये आप 10th में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे वहाँ पे एक सॉल्ट डांडी मार्च हुआ था. ठीक है, डांडी मार्च, तब आप देखेंगे कि वो सीधा सीधा सॉल्ट के लिए हुआ था, गांधी जी ने किया था, क्योंकि ब्रिटिश ने भी हम लोगों पे बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे, उसमें से एक सॉल्ट पे टैक्स था. ओके, द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन. ये सारी की सारी जो इस तरह के टैक्सेस थे, ये फर्स्ट और सेकंड के तो इनसे फ्री थे, सिर्फ थर्ड एस्टेट्स के लोग थे जो टैक्स पे करते थे, और ये अकेले पूरे बर्डन को सहन करते थे. तो सोचिए कितना एक्सप्लोटेशन था वहाँ पे लोगों के लिए. ओके, एंड ये मैंने आपको डायग्राम भी समझाया था कि ये एक कोई नोबल पर्सन है, और ये एक बेचारा गरीब पीजेंट है, पैसे लेके आया है, फल लेके आया है, लेकिन उसके बाद भी ये उसकी तरफ नहीं देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके सामान की तरफ उसकी निगाहें हैं. मतलब किस तरह हद तक वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और वायलेशन हो रहा था. इस पर दिखाया कि नोबल मैन एक स्पाइडर की तरह है, एक मकड़ी की तरह है, और एक पीजेंट है वो फ्लाई की तरह है. और फ्लाई जो है
क्या कहते हैं, स्पाइडर के जाल में आके फंस रही है, ऐसा दिखाया है। यानी कि ये इतना बेईमान इंसान की तरह यहाँ पे दिखाया हुआ, और इतना बोरी भर के अनाज पैकेट जो है दिया हुआ है। द मोर डेविल हैज़ द मोर वांट, मतलब लालची का पेट भर ही नहीं रहा है, सब कुछ लेने के बाद भी वो उसको देख तक नहीं रहा है। दिस वॉज द सिचुएशंस एट द कंटेम्प्रेरी फ्रांस। ओके, द न्यू टॉपिक इज़ 1.1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आप देखेंगे वहाँ पे सर्वाइव के लिए लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ पे किस तरह की उनके साथ परेशानी है। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रॉस फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715, मतलब वहाँ पे 2.3 करोड़ लोग हैं कब, 1715 में, और वो हो जाते हैं 28 मिलियन 1789। तो ये बेटा कितने हो गए यहाँ से, 2.3 से हो गए 2.8 करोड़। यानी कि 1715 से 1789 तक के टाइम में पॉपुलेशन जो है बढ़ गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब एक बात बताइए, जैसे लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट बी पेस विद द डिमांड, और पेस मतलब स्पीड, स्पीड मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेन्स की मतलब प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही है। मतलब एक होता है ना कि पॉपुलेशन बढ़ी तो अनाज भी हमारा बढ़ा, या अनाज पहले से हम बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं, तो अगर पॉपुलेशन बढ़े तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक बहुत, जैसे आज के इंडिया में भुखमरी और पॉवर्टी के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। एट द टाइम 1789 के आसपास फ्रांस में सारे हालात आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं, और आज फ्रांस डेवलप कंट्री है। हम राफेल फ्रांस से ही मंगा रहे हैं, इतना डेवलप किया फ्रांस ने अपने आप को, और 5 राफेल आ रहे हैं, पूरा देश पागल हो गया। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या आ रहा है। क्या वो 5 राफेल से हमारी पूरी वायुसेना, एयरफोर्स इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हम किसी को भी हरा देंगे? उसको ट्रेन करने के लिए हमें ऐसे पायलट की भी ज़रूरत होगी, मेंटेनेंस की हज़ारों लाखों रुपए की ज़रूरत हुआ करेगी, जबकि इंडिया में और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पहले है। कोरोना से लेकर इकोनॉमी, फार्मर्स, बाढ़, जो फ्लड आ रहा है बिहार में, असम में, हर जगह, उनसे हमारे हालात ख़राब हैं। बट हम उन चीज़ों के हम ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं खरीदनी चाहिए, हमें खरीदनी चाहिए, बट इतना बड़ा जश्न नहीं मनाना चाहिए जितना कि ऐसा लगता है कि हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत सारा कॉस्ट उसको खर्च हुआ है। जब वो 36 के 36 हमारी एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे तब हम कहीं जाके मजबूत होंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी इंडियन फोर्स में ऑलरेडी एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है। ऐसी न्यूज़ नहीं आती, सब पागल हो गए एकदम। पूरा मीडिया एक एक मिनट की खबर देना, जैसे कोई खबर बाकी ही नहीं है। उसके आने सबके पेट भर जाएंगे, बाढ़ खत्म हो जाएगी देश में, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हम इतना पागल क्यों होने लगे इन चीज़ों के लिए? थिंक ऑफ इट। ओके, सो production of grains could not be keep pace with the demand, so the price of bread was staple diet of the majority rose rapidly। अब जो एक ब्रेड के जो नॉर्मल दाम होते हैं, अब आप देखेंगे जब लोगों का खान पान बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही ना बहुत तेज़ी से। मोस्ट वर्कर वॉज एम्प्लॉयड एज लेबर इन द वर्कशॉप। जो कारखाने हैं, काम की जगह हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो अपने लेबर की तरह काम कर रहे हैं। हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, और उनके जो मालिक हैं उन्होंने वहाँ पे जो मजदूरी है, उनकी वेजेस है, वो फिक्स कर रखी है। मतलब काम चाहे कितना भी करवाओ, एक्सप्लोइटेशन देखिए आप, काम बहुत ज़्यादा होने के बाद भी वेजेस उतनी ही है, और ब्रेड के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। जब ब्रेड के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, वेजेस उसको उतनी मिलेगी, तो वो अपना अपनी फैमिली का पालन पोषण कैसे करेगा? हाउ टू ही सर्वाइव एंड हिज फैमिली, वो किस तरह से करेगा? ये उस तरह के हालात हैं फ्रांस में। हमारे इंडिया में आज भी हैं ऐसे हालात। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। लेकिन जैसा मैंने बताया ना अभी, लेकिन वेजेस जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहे थे जिस तरह से प्राइजेस खाने पीने की चीज़ों के बढ़ रहे। तो उनके लिए वो चीज़ हार्ड हो जाएगी। जैसे आज हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारी चीज़ों के दाम बहुत हैवी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट तो ये बोल के आई थी ना, 45 रुपये 50 रुपये डीजल पेट्रोल बांट देंगे। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान भटकाना जहाँ जनता का ध्यान जाए नहीं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। तो अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। जब आप किसी की मजदूरी मारते रहोगे, काम ज़्यादा करवाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप
कुछ मनी एक्स्ट्रा सेव करेंगे, और उस गरीब को गरीब होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी महंगाई की वजह से वो अपने लिए सर्वाइवर के तौर पे फूड ही नहीं ले पा रहा अच्छे से। थिंग्स बिकेम वर्स, चीज़ें और भी बहुत भयानक रूप ले ली। वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, जब भी ड्राउट सूखा पड़ता और इस तरह की जो आफतें आती हैं, हेल मतलब कभी सूखा पड़ना, कभी अकाल पड़ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो सिचुएशन इतनी भयानक गंभीर हो जाती थी, इतना वर्स्ट हो जाती थी कि हार्वेस्ट तो होता ही नहीं था। जब पानी ही नहीं मिलेगा सूखे की वजह से, तो अनाज कैसे होगा, और ज़्यादा बाढ़ होने की वजह से तो फसल नष्ट हो जाती है, क्रॉप्स ख़राब हो जाती है। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स बिहाइंड द होल फ्रांस, कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, हालात बन रहे हैं धीरे 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 धीरे, और एक दिन रेवोल्यूशन होता है वहाँ पे। इंडिया में भी होना है, लेट्स सी। यहाँ तो होना ही है, यहाँ तो इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एंड द न्यू वर्ड इज हेयर, subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood, एक ऐसी extreme situation, बहुत ही भयानक सिचुएशन जिसमें जो बेसिक मीन्स हैं आपके लिवलीहुड के वो ही खतरे में पड़ जाए, आर एंडेंजर्ड। जैसे आपके लिए रोटी, आपके लिए मकान, आपके लिए कपड़ा, क्लोथ, स्मॉल हाउस और फूड, इस तरह की चीज़ों में भी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, मतलब एक भयानक स्थिति बोलते हैं उसको। ओके, इस तरह की चीज़ें वहाँ आम थी, जैसे इंडिया में है ना आज। असम में देखिए, आप टीवी पे देखिए, बिहार में देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे बेघर हैं, सामान अपना पैक करके नाव में रख रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, लाखों गांव डूबे हुए, शहर के शहर डूबे हुए। हम कैसे स्ट्रांग होंगे? और यहाँ 36,000 करोड़ों की जो डील हुई है, 56,000 करोड़ की राफेल्स के लिए, और यहाँ लोग भूखे हैं, हम उनको अनाज नहीं दे पा रहे। दैट्स डिफरेंस। दोनों ही चीज़ ज़रूरी हैं, बट वो गवर्नमेंट का काम है कि वो उन चीज़ों को अच्छे से निपटे भी अपने अपने तरीके से। मीडिया में सिर्फ हवाई जहाज़, 24 घंटे हवाई जहाज़, 2 दिन से हम कुछ और देख ही नहीं सकते हैं क्या? एक्चुअल चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाना। इतना खुश मत होइए। ये तो वही है, एक छोटे बच्चे के हाथ में एप्पल दे दो और वो खुश होने लगा, मेरे पास एप्पल का मोबाइल आ गया। ये वो एप्पल करेगा क्या? हम लोग भी वैसे पागल हुए जा रहे हैं। मीडिया, न्यूज़ एंकर, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड। फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम, और ये जो क्राइसिस हैं अकड़ फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम, मतलब जब ओल्ड जो उस टाइम का टाइम था, वो फ्रीक्वेंटली अक्सर कर ऐसे सब्सटेंस क्राइसिस होते रहते थे। मतलब इस तरह सूखे के हालात, बाढ़ के हालात, महंगाई होना, ये सब वहाँ होता रहता था अक्सर कर। इंडिया में भी तो यही हो रहा है बहुत सालों से। पिछले 2-3-4 साल से आप ज़्यादा देखें तो और भी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पंजाब में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपने टीवी पे देखा? नहीं देखा। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कोरोना के लिए कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, बेसिकली वो हो नहीं पा रही हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। आपको चूज़ करना है कि आप क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए। ओके, सो this is the topic 1.1, the struggle to survive, and for second is how a subsistence crisis happen। मतलब ये ग्राफ के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे होता था। आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे बैड हार्वेस्ट हुआ, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई, तो अब सेकंड सिचुएशन क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फिर इसके बाद एक हेल्प दिया आपके लिए कि पूरेस्ट कैन डू नो लॉन्गर बाय ब्रेड। जो गरीब लोग हैं वो तो वैसे भी ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, तो उसके मतलब कॉन्स क्या होंगे, डिसीज़ एपिडेमिक्स बनेगा, वो यहाँ पे किस तरह से होगा। तो ना ये आपको फिल करना है, ठीक है। और ये करना कैसे है, ये आप देख रहे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं फिगर 4 के लिए, और फिगर 4 यही है जो अभी हम आपको समझा रहे थे। वर्ड्स दिए हैं, फूड राइट्स, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइजेज, वीकर बॉडीज़। ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, कोशिश करेंगे आप। बहुत इजी है, वर्ड्स को समझिए कि बैड हार्वेस्ट होगा तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, फिर एक हेल्प के लिए दिया है, गरीब खरीद नहीं पाएगा तो उसके बाद क्या होगा, भुखमरी से मरेगा या बैड
हेल्थ हाइजीन से मरेगा, डिसीज़ एपिडेमिक्स होंगी तो किस तरह के हालात होंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। दिस इज़ डन फॉर टुडे। आई हैव टू only discuss and explain one by one, only one topic each day. And yesterday I was not send you the homework, so 2 days homework will send you today. कल का और आज का होमवर्क आज आपको भेजा जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने वर्क नहीं किया है, मैंने उनको बोला है कि उनका नाम पब्लिश होगा। आई कैन नॉट परमिटेड देम टू सिट इन द प्रिडिक्ट टेस्ट 1। मैं उनको 0 ही मार्क्स दूंगा, ये आप ध्यान रखना इस बात को। सो यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क एंड सबमिट इट टू मी। डेली बेसिस पे आपको जो वर्क मिलता है वो आप भेज दीजिए, ओके। तो ये आज के लिए आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे क्लास में तो हम देखेंगे कुछ वहाँ पे मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों का दी एंड हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके लिए बहुत सिमिलर नहीं थी, बट बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।